नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इसका पहला भाग मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है तो बस उसका नाम लिख दीजिए और उस चैप्टर के नाम के अंत में आप डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, तो आपको हमारे चैनल का लेक्चर मिल जाएगा। चलिए, तो अब इसके आगे हमें यहाँ से पढ़ना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फॉर अ सन वर्शिपिंग। सन मतलब सूर्य देव की, वर्शिपिंग पूजा करने वाला। तो सूर्य देव की पूजा करने वाला, हिंदुओं में ये रिवाज है कि हिंदू यानी हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। सूर्य को भी देवता मानते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं। तो सूर्य पूजक के लिए, फॉर सन वर्शिपिंग, एक सूर्य देव की पूजा करने वाले या फिर एक सूर्य पूजक के लिए, साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय, साउथ मतलब दक्षिण, इंडियन मतलब भारतीय, तो एक दक्षिण भारतीय सूर्य पूजक के लिए, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह या फिर मेरे जैसे, तो मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए 2 वीक्स, 2 सप्ताह, इन अ प्लेस, उस स्थान पर बिताना या फिर उस स्थान पर रहना, वेयर जहाँ 90%, 90% ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का टोटल आइस, संपूर्ण, टोटल मतलब संपूर्ण पृथ्वी से है, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी का आइस वॉल्यूम, बर्फ, आर स्टोर्ड, संग्रहित है या सुरक्षित है या फिर भंडार है। स्टोर करना मतलब होता है भंडार करना या फिर संग्रहित करना। तो अब इसको समझो, यहाँ तक हो गया था। फिर से कि मैं, लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए, छोटा कर दो, लड़ना मत इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको आप पहली बार देख रहे हो। भले आप 12th में हो, अभी भी बच्चे हो, सुपरमैन नहीं हो। लोगों का मानना है कि आप बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी आप बच्चे हो, ठीक है। लड़ना मत इस चैप्टर से, आराम से समझो। हमारा इतना काम हो गया, तो अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे कि 2 वीक्स इन अ प्लेस। 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह तक रहना, इन अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, वेयर जहाँ पर 90%, 90% टोटल अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी का, तो संपूर्ण पृथ्वी का 90% आइस वॉल्यूम, बर्फ, स्टोर्ड, संग्रहित है या फिर बर्फ का भंडार है। क्लियर हो गया कि एक ऐसे स्थान पर रहना, 2 सप्ताह तक रहना। तो एक ऐसे स्थान पर, अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर रहना, वेयर जहाँ, 2 वीक्स भी जोड़ना है, तो आप ऐसे पढ़ोगे कि 2 सप्ताह तक एक ऐसे स्थान पर रहना जहाँ, वेयर मतलब जहाँ संपूर्ण पृथ्वी का 90% बर्फ का भंडार है। यहाँ तक भी हो गया। छोटा कर लेंगे, ये भी छोटा कर लिया। पेन इस पे चल नहीं रही क्योंकि भीग गया थोड़ा सा। गांव में आए थे तो बारिश हो गई बेटा, और बुक भी साथ लेके आ गए थे। चलो, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। चिलिंग प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है? चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि एक दुखदाई स्थिति है या फिर कष्टकारी स्थिति है, ठीक है। चिलिंग प्रोस्पेक्ट की हिंदी यही होती है, दुखदाई स्थिति या फिर कष्टकारी स्थिति। पूरा जोड़ दो कि मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए 2 सप्ताह तक एक ऐसे स्थान पर रहना जहां पर संपूर्ण पृथ्वी का 90%
बर्फ का भंडार है, इज चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक कष्टकारी स्थिति है या फिर एक दुखदाई स्थिति है। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया, आगे चलेंगे। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलरली। अब ये क्या बात हुई कि सर्कुलरली मतलब क्या होता है? सर्कुलरली मतलब होता है रक्त संचार। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हो, आप महसूस कीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे तो हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सुन्न क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे हमारे शरीर में रक्त संचार सही से नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से रक्त संचार ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इसलिए हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। और जैसे ही आप आग के सामने अपने हाथ को लेकर थोड़ा सा सिकाई करते हैं, आपका हाथ फिर से ठीक हो जाता है ना। तो ज़्यादा ठंडी पड़ने पर रक्त संचार प्रभावित होता है, ये सबको पता है। तो नॉट जस्ट फॉर सर्कुलरली यानी केवल रक्त संचार के लिए नहीं, एंड और मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब ये मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है? मेटाबॉलिक फंक्शंस मतलब होता है क्रियाएं। मेटाबॉलिक फंक्शंस का मतलब होता है, मेटाबॉलिक का यहाँ पे मतलब है भौतिक और रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक फंक्शन यानी शरीर की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं, भौतिक क्रियाएं आप सब जानते हैं। चलिए मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा। भौतिक क्रियाओं से मतलब है कि हम अपनी बॉडी से बहुत सारा काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भौतिक क्रियाओं के अंदर आ गई। और रासायनिक क्रियाओं का मतलब है बॉडी के अंदर भी बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन को पाचन करना और भी बहुत कुछ, रक्त का निर्माण करना, श्वेत रक्त कणिकाओं का रोग को दूर करना और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होना, कोशिकाओं का निर्माण होना, कोशिकाओं को डेथ होना, ये सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता आपको क्योंकि मेरी इंग्लिश की क्लास है और मैं नहीं चाहता कि आप भटक जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी बायोलॉजी के बारे में नहीं है, इसलिए मैं आपको भटकाना नहीं चाहता। बस मैं आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, तो नॉट जस्ट फॉर सर्कुलरली, ना तो केवल रक्त संचार और मेटाबॉलिक फंक्शंस और शरीर की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, केवल रक्त संचार और शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के, नॉट जस्ट फॉर के लिए नहीं, केवल रक्त संचार और शरीर की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, बट आल्सो बल्कि फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना के लिए भी। इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, बल्कि कल्पना के लिए भी, यानी इस बात की कल्पना करना भी दुखदाई है, इस बात की कल्पना करना भी कष्टकारी है। ठीक है, तो रक्त संचार, हमारे बॉडी का जो रक्त संचार है वो भी कष्ट में पड़ जाएगा। ठीक है, यानी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा अगर हम बहुत ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं, और हमारे शरीर की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएंगी अगर हम ठंडे प्रदेश में या ठंडे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो दोनों तरह से, यानी दोनों चीज़ों के लिए ये कष्टकारी है। पहली दो चीज़ें हैं कि रक्त संचार और शरीर की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, और उन्होंने आगे जोड़ा बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना के लिए भी, अर्थात इस बात की कल्पना करना भी कष्टकारी है कि मैं जाकर किसी ऐसे ठंडे प्रदेश में रहूं या फिर ऐसे किसी ठंडे क्षेत्र में रहूं जहां पर सूर्य दिखता ही ना हो और बहुत बर्फ़ हो, इतनी बर्फ़ हो कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हों। सीधे सीधे पढ़ लो कि नॉट जस्ट फॉर सर्कुलरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, केवल रक्त संचार और शरीर की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, बट आल्सो बल्कि फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना के लिए भी। ठीक है, इट इज़ लाइक वॉकिंग, ये ऐसा है, इट इज़ लाइक, ये ऐसा है जैसे वॉकिंग, आप चल रहे हैं इनटू अ जिएंट, एक बड़े पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग गेंद में। एक बहुत बड़ी गेंद होती है जिसके अंदर आप घुस जाएं तो आप चलते हैं तो वो गेंद भी घूमती रहती है, उसको बोलते हैं पिंग पोंग बॉल। ठीक है, तो कहते हैं कि इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ जिएंट पिंग पोंग बॉल, ये ऐसा है जैसे आप किसी पिंग पोंग गेंद में चल रहे हों, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, डिवॉइड जहाँ पर नहीं है, एनी ह्यूमन मार्कर्स, मानवता की कोई भी निशानी, जहाँ पर मानवता की
कोई भी निशानी नहीं है। नो ट्रीज, ना तो पेड़ हैं। बिलबोर्ड्स, और ना ही बिलबोर्ड। बिलबोर्ड मतलब होता है विज्ञापन पट। विज्ञापन पट आप लोगों ने सड़क के किनारे पर देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं और उनमें अलग अलग प्रचार किए जाते हैं। कभी किसी कोचिंग का प्रचार हो रहा है तो बोर्ड चिपका दिया, कभी कोई नेताजी आए तो होली, रक्षाबंधन, दीपावली या 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बोर्ड चिपका दिया, तो वो लोग अपना प्रचार करते हैं। तो प्रचार को विज्ञापन करना कहते हैं, विज्ञापन। और बोर्ड मतलब होता है पट, तो बिल बोर्ड मतलब होता है विज्ञापन पट, ठीक है। बिल्डिंग, और ना ही बिल्डिंग है, यानी मानव के द्वारा निर्मित की गई कोई चीज़ नहीं है। अंटार्कटिका पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर ना बिल्डिंग है, ना बिलबोर्ड है, और ना ही पेड़ पौधे हैं। वहाँ पे तो जहाँ तक नज़र जाएगी बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी, बर्फ़ के बड़े बड़े टीले दिखेंगे। तो यही सब तो है। तो इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ जियंट पिंग पोंग बॉल। ये ऐसा है जैसे आप एक बड़े, जियंट मतलब बड़े, पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग गेंद में चल रहे हों और वहाँ पर मानवता की कोई निशानी ना हो, ना तो पेड़ हों, ना ही बिलबोर्ड हों। बिलबोर्ड को बिलबोर्ड बोल सकते हैं, अगर आप हिंदी बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं विज्ञापन पट। ना विज्ञापन पट हैं बिल्डिंग्स, और ना ही बिल्डिंग्स हैं, ना ही इमारतें हैं। यू लूज़, आप खो देते हैं, ऑल अर्थली सेंस, अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, बट यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव का मतलब है परिदृश्य से। अब परिदृश्य शब्द क्या है, हिंदी भी समझाना पड़ेगा। देखो परिदृश्य, तो आप इसको पहले पढ़ो तो फिर मैं बताता हूँ कि यू लूज़, आप खो देते हैं, ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। अर्थली सेंस तो लूज कर देना, अर्थली सेंस को लूज कर देना। लूज मतलब होता है खोना या फिर भूल जाना, ठीक है। तो यू लूज, आप भूल जाते हैं, ठीक है। अर्थली सेंस पृथ्वी से संबंधित, और पर्सपेक्टिव संपूर्ण परिदृश्य को। पृथ्वी से संबंधित, अर्थली सेंस पृथ्वी से संबंधित संपूर्ण परिदृश्य को यू लूज, आप भूल जाते हैं। अब पृथ्वी से संबंधित परिदृश्य क्या है, हम अपने घरों के चारों ओर देखते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। आपको दिखाई देता है कि सड़क का निर्माण हो रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग भोजन बना रहे हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। पेड़ पौधे हैं, मकान हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सारे पृथ्वी पर ही तो हैं। लेकिन जब आप अंटार्कटिका की बर्फ़ में खो जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, तो ना स्कूल है, ना बिल्डिंग है, ना पेड़ पौधे हैं। तो परिदृश्य का मतलब यही है कि हम अपने चारों ओर क्या चीज़ देख रहे हैं। आप अपने चारों ओर अभी स्कूल, विद्यालय, सड़क, पढ़ते हुए बच्चे, पेड़ पौधे, ये सब कुछ देख रहे हैं। तो ये अर्थली सेंस है। अर्थली सेंस यानी पृथ्वी से संबंधित परिदृश्य है। लेकिन जब आप अंटार्कटिका पर चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर आप पृथ्वी से संबंधित संपूर्ण परिदृश्य को लूज कर देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, केवल बर्फ़ है या फिर बर्फ़ के बड़े बड़े टीले हैं। समझ रहे हो। एंड टाइम, और समय को भूल जाते हैं हेयर यहाँ पर। तो यहाँ पर हेयर, यहाँ पर आप पृथ्वी से संबंधित संपूर्ण परिदृश्य को और समय को लूज भूल जाते हैं। द विजुअल स्केल, विजुअल स्केल का मतलब यहाँ पे है नज़रों की पहुँच से, ठीक है। तो द विजुअल स्केल, विजुअल स्केल नज़रों की पहुँच या फिर दृष्टि की पहुँच, इसकी हिंदी केवल इतनी ही होगी। तो दृष्टि की पहुँच या फिर नज़रों की पहुँच। रेंजेस, रेंज मतलब होता है सीमा। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक की हिंदी होती है माइक्रोस्कोपिक, जिसका तात्पर्य होता है सूक्ष्मतम, सबसे छोटा। तो दृष्टि की पहुँच सबसे छोटे से लेकर टू द माइटी, सबसे विशाल तक होती है। अब ये भी बड़ी बात है कि सबसे छोटे का क्या तात्पर्य है। जैसे वहाँ पर आपको पेंगुइन्स दिख जाएंगे, देखो ये देखो पेंगुइन्स है ना, तो ऐसे ऐसे पेंगुइन्स दिख जाएंगे, दूर से देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो वहाँ पर आपको पेंगुइन्स दिख जाएंगे, तो यानी दृष्टि की पहुँच छोटी हो गई, ठीक है, सूक्ष्म हो गई, ठीक है। अब
माइटी, माइटी का तात्पर्य है कि दृष्टि की पहुंच विशाल हो जाए। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपको बर्फ़ के इतने बड़े बड़े टीले दिखाई देंगे कि आप आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे तो भी पूरे टीले को एक बार में नहीं देख सकते, इतना बड़ा। तो दृष्टि की जो पहुंच है, नज़रों की जो पहुंच है, वो सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक होती है। या फिर आप बहुत शुद्ध हिंदी में बोलना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि दृष्टि की पहुंच, अब मैंने उधर बता दिया था कि द विजुअल स्केल, तो विजुअल स्केल का मतलब दृष्टि की पहुंच सूक्ष्मतम से लेकर विशालतम तक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। माइडेस, मिजेस एंड माइट्स। मिजेस एंड माइट्स, मिजेस सबसे छोटे प्राणियों से लेकर, मिजेस मतलब सबसे छोटे प्राणी, तो सबसे छोटे प्राणियों से लेकर माइटेस्ट ब्लू व्हेल, यहाँ पर ब्लू व्हेल एंड आइसबर्ग, नीली व्हेल और आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब बर्फ के टीले, एज बिग इतने बड़े हैं एज कंट्रीज, जितने बड़े देश होते हैं, यानी जो देशों के बराबर हैं या फिर देशों के जितने बड़े हैं। तो सबसे छोटे जीवों से लेकर या फिर सबसे छोटे प्राणियों से लेकर यहाँ पर नीली व्हेल और बर्फ़ के टीले हैं, जो कंट्रीज़, जो देशों के जितने बड़े हैं या फिर जो देशों के बराबर हैं। अर्थात आपने छोटे से छोटे प्राणी को भी देख सकते हैं यहाँ पे, और विशाल से विशाल ब्लू व्हेल और विशालतम आइसबर्ग को भी यहाँ पर देख सकते हैं। यानी आपकी नज़र कभी तो एकदम छोटी चीज़ को देख लेगी, वो चीज़ यहाँ पे बोला गया कि माइक्रोस्कोपिक, सबसे छोटी चीज़ को, और कभी तो माइटी यानी इतनी बड़ी चीज़ देख लेगी कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखोगे तो भी एक बार में पूरा का पूरा नहीं देख सकते। तो वही चीज़ कहा कि सबसे छोटे प्राणियों से लेकर यहाँ पर विशालतम या सबसे बड़े प्राणी, ऐसे भी बोल सकते हो कि सबसे छोटे प्राणियों से लेकर यहाँ पर सबसे बड़े प्राणी होते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल, नीली व्हेल एंड आइसबर्ग, और बर्फ़ के टीले होते हैं एज बिग एज कंट्रीज, जो देशों के जितने बड़े हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हो कि सबसे छोटे प्राणियों से लेकर यहाँ पर सबसे बड़े प्राणी तक होते हैं। यहाँ पर नीली व्हेल से लेकर आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब होता है बर्फ़ के टीले, तो नीली व्हेल और बर्फ़ के टीले हैं। तो यहाँ पर नीली व्हेल और बर्फ़ के टीले हैं जो देशों के जितने बड़े हैं। अब आगे चल सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि कुछ भी डाउट ना रह जाए मन में, आसान शब्दों में समझते चलो, लड़ना मत इस चैप्टर से। द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला, यानी सबसे बड़ा वाला टीला रिकॉर्डेड, देखा गया था, वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और वो बेल्जियम के आकार का था। सबसे बड़ा वाला टीला बेल्जियम के बराबर तक देखा गया है। साइज मतलब आकार यानी बराबर। सोचो इतना बड़े बड़े टीले हैं वहाँ पे, तो सबसे बड़ा वाला टीला बेल्जियम के आकार जितना बड़ा देखा गया है। डेज गो, दिन बीतते जाते हैं, एंड ऑन, और बीतते जाते हैं, एंड ऑन, और बीतते जाते हैं। अब समझो कि डेज गो ऑन, दिन बीतते जाते हैं, एंड ऑन, और बीतते जाते हैं, एंड ऑन, और बीतते जाते हैं। अर्थात दिन बीतते चले जाते हैं या फिर दिन चलते ही चले जाते हैं, रात होती ही नहीं है, समझ रहे हो। तो दिन चलते ही चले जाते हैं। इंश्योरल 24 आवर, 24 घंटे, सरल 24 आवर मतलब 24 घंटे। ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल की हिंदी अगर आपको समझाई जाए तो ऑस्ट्रल की हिंदी होती है दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित। अब यहाँ पे समर लाइट, अब ऑस्ट्रल समर लाइट इस पूरे की हिंदी होगी। ऑस्ट्रल समर लाइट यानी ऑस्ट्रेलियन, समर मतलब गर्मी की, लाइट मतलब रोशनी। तो ऑस्ट्रेलियन गर्मी की रोशनी में 24 घंटे चलते ही चले जाते हैं, अर्थात दिन ही रहता है, रात होती ही नहीं है। ठीक है, तो डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन,
तो दिन चलते ही चले जाते हैं, या फिर दिन चलते ही चले जाते हैं, ऐसा ही बोलो। तो दिन चलते ही चले जाते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दिन समाप्त ही नहीं होता, दिन ही रहता है, रात होती ही नहीं। सरल 24 आवर्स यानी 24 घंटे। ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रेलियाई गर्मी की रोशनी में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई गर्मी की रोशनी में, इसकी हिंदी यही होगी। कुछ घुमा फिरा के नहीं पढ़ा सकता मैं, ना कि कोई अध्यापक पढ़ा सकता है। इसकी हिंदी वही होगी जितना लिखा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया की गर्मी की रोशनी में। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब सबको पता है कि दिन 24 घंटे का होता है, दिन और रात, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, तो पूरा मिला के 24 घंटे होते हैं। तो सबकी हिंदी यही होती है। घबराओ मत, मैं समझ गया कि आप घबरा गए हो, घबराओ मत, इसकी हिंदी यही होगी। तो पढ़ लो ना कि डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिन चलते ही चले जाते हैं, अर्थात दिन समाप्त ही नहीं होता। सरल 24 आवर्स, 24 घंटे तक या फिर 24 घंटे ऑस्ट्रेलियाई गर्मी के प्रकाश में। ऑस्ट्रेलियाई 24 घंटे ऑस्ट्रेलियाई गर्मी के प्रकाश में दिन चलते ही चले जाते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते। इसकी हिंदी यही होती है। बहुत ज़्यादा आसान है इसलिए मुश्किल दिख रहा है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं तो वो मुश्किल लगने लगती हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस। यूबिक्विटस साइलेंस यानी सर्वव्यापी। साइलेंस मतलब चुप्पी या फिर शांति या फिर सन्नाटा, और एक सर्वव्यापी सन्नाटा रहता है। इंटरप्टेड, जिसमें बाधा केवल तब पड़ती है, ओनली बाई, केवल तब पड़ती है जब द ओकेशनल एवलांच। ओकेशनल एवलांच का मतलब होता है बर्फ़ की नदी। जब कोई बर्फ़ की नदी बहती है, और या फिर कैल्विंग आइस शीट, या फिर कैल्विंग टूटती है आइस शीट, बर्फ़ की चट्टान, या फिर कोई बर्फ़ की चट्टान टूटती है, तो एक सर्वव्यापी सन्नाटा रहता है जिसमें केवल तब बाधा पड़ती है जब कोई बर्फ़ की नदी बह चलती है, या फिर कोई आइस शीट, बर्फ़ की चट्टान टूटती है। कंसेंट्रेटेस, और पवित्र कर देती है द प्लेस, इस स्थान को, और इस स्थान को पवित्र कर देती है। अब पवित्र करने से तात्पर्य ये है कि बर्फ़ पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। जब बर्फ़ टूटेगी, किसी फिल्म में देखिए, आपने देखा होगा कि जब बर्फ़ टूटने लगती है तो नीचे के जितने गांव हों, पेड़ पौधे हों, वो सब कुछ ढक देती है। सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रह जाती है ऊपर, और नीचे सब कुछ बर्फ़ के नीचे दब जाता है। अब आगे कहते हैं कि इट्स एन इमर्शन। पहले इमर्शन का मतलब समझो। इमर्शन की हिंदी तो होती है तल्लीनता, बट यहाँ पे धर्म दीक्षा से है। धर्म दीक्षा का मतलब कि अगर आप किसी के बच्चों को बोलो कि वहाँ पे मत जाओ, आप किसी बच्चे को बोलो कि भैया इलाहाबाद मत जाओ, तो वो बच्चा सोचेगा कि अरे मुझे इलाहाबाद जाने से क्यों मना कर रहे हैं, मैं इलाहाबाद जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मुझे मना कर रहे हैं ना। तो ये धर्म दीक्षा है, यानी हमारे मन में एक उत्सुकता जागृत हो जाती है कि वहाँ पे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो इट्स एन इमर्शन, ये एक धर्म दीक्षा है। ठीक है, दैट विल फोर्स, जो बाध्य करती है यू, आपको, जो आपको बाध्य करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे को मना कर दिया कि इलाहाबाद मत जाओ या फिर प्रतापगढ़ मत जाओ। मान लो कि आप इलाहाबाद में ही रहते हो, तो प्रतापगढ़ मत जाओ, तो बच्चा सोचेगा कि वहाँ जाने से क्यों मना कर रहे हो, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। मतलब वो मन में सोचेगा, भले ही आपसे न कहे, तो मन में सोचेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मुझे वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। तो उसकी इच्छा है जिसने उसको बाध्य कर दिया कि वो आपकी बात ना माने और प्रतापगढ़ चला जाए। समझ रहे हो? तो इट्स एन इमर्शन, ये एक धर्म दीक्षा है। इमर्शन की हिंदी होती है तल्लीनता। यहाँ पे हम पढ़ेंगे धर्म दीक्षा। तो इट्स एन इमर्शन, ये एक धर्म दीक्षा है, दैट विल फोर्स यू, जो आपको बाध्य करती है, टू प्लेस योर सेल्फ, कि आप देखें या फिर आप जानकारी प्राप्त करें, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि आप देखें इन द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल मतलब होता है भूगर्भीय, हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ के बारे में प्लेस योरसेल्फ, आप देखें। तो ये एक धर्म दीक्षा है जो आपको बाध्य कर देती है कि आप पृथ्वी के या धरती के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें। ठीक है,
एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों के लिए और मनुष्यों के लिए और इंसानों के लिए जो पढ़ना चाहो। एंड फॉर ह्यूमंस और मानवों के लिए द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान। जैसे डॉक्टर पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि भैया फलाने को ये बीमारी है और ये 3 साल 4 साल बाद मर जाएंगे, तो ये पूर्वानुमान है। अब बेचारे को बता दिया कि तुम 3 साल बाद मर जाओगे, तो उसको टेंशन हो गई, खाना पीना छोड़ के बैठ गया। अब 3 साल की जगह वो 2.5 साल 2 साल में ही निकल लिया। तो ये पूर्वानुमान करना बहुत गलत बात है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों के लिए द प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान करना इजंट गुड, अच्छा नहीं है। अब सीधा सीधा इसका हिंदी तो केवल इतना ही है कि मानवों के लिए पूर्वानुमान करना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कह सकते हो, क्योंकि प्रोग्नोसिस का मतलब होता है या तो आप किसी की बीमारी की जो स्थिति है उसके बारे में आप पूर्वानुमान कर रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ही पूर्वानुमान करते हैं इस बारे में। ये जो प्रोग्नोसिस है इसका मतलब होता है डॉक्टर के द्वारा मरीज की बीमारी का पूर्वानुमान करना, ठीक है। इसकी, केवल इसकी, और कहीं नहीं। पता चले हर जगह पूर्वानुमान ही लिखते रहो। तो ये वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के द्वारा मरीज की रोग की पूर्वानुमान करना। मरीज जो है उसके रोग कौन सा है, क्या प्रॉब्लम है, उसका पूर्वानुमान करना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पढ़ लो कि एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों के लिए द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, पूर्वानुमान करना इजंट गुड, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मानवों के लिए प्रोग्नोसिस, मनुष्यों के रोग की स्थिति और परिणाम की भविष्यवाणी करना इजंट गुड, अच्छी बात नहीं है। या फिर आपके अध्यापक ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों के लिए द प्रोग्नोसिस, मनुष्य या मानव की बीमारी की, फिर से मनुष्य या फिर मानव के रोग की दिशा और परिणाम की भविष्यवाणी करना इजंट गुड, अच्छी बात नहीं है। प्रोग्नोसिस का ही केवल इतना बड़ा मतलब है कि मानव के रोग की दिशा और परिणाम की भविष्यवाणी। इतना लंबा पढ़ सकते हो या फिर आप सीधा पढ़ सकते हो। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, तो और फिर मानवों के लिए द प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान करना इजंट गुड, अच्छा नहीं है। जैसे चाहो पढ़ सकते हो। चलिए एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। तो फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए, ठीक है। 2 वीक्स इन अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर 2 सप्ताह तक रहना जहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी का 90% बर्फ संग्रहित है या फिर 90% बर्फ का भंडार है, इज़ अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक कष्टकारी स्थिति है। नॉट जस्ट सर्कुलरी, ना केवल रक्त संचार और मेटाबॉलिक फंक्शंस और शरीर की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए, बल्कि आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना के लिए भी। अर्थात केवल रक्त संचार और शरीर की भौतिक रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, बल्कि कल्पना के लिए भी ये कष्टकारी है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पॉल, ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बड़ी पिंग पोंग गेंद में चल रहे हो जहाँ पर मानवता का कोई निशान ना हो, ना तो पेड़ हो, ना ही बिल बोर्ड्स हों, आप चाहे तो हिंदी बोल सकते हैं विज्ञापन पट, ना ही बिल बोर्ड हो, ना ही, या फिर आप बोल सकते हैं ना ही विज्ञापन पट हो, और ना ही बिल्डिंग्स हो, चाहे तो आप इमारतें बोल सकते हैं। यू लूज आल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर, आप धरती से संबंधित या फिर आप पृथ्वी से संबंधित सारे परिदृश्य को और समय को यहाँ पर भूल जाते हैं। द विजुअल स्केल, दृष्टि की पहुँच या फिर नज़रों की पहुँच, रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, सबसे छोटे या फिर सूक्ष्मतम से लेकर विशालतम तक होती है, ठीक है। यानी आप सबसे छोटा जीव भी देख सकते हैं और सबसे बड़ा टीला या फिर ब्लू व्हेल भी देख सकते हैं। माइजिस का यहाँ पे तात्पर्य हो जाएगा सबसे छोटे प्राणियों से लेकर माइट्स टू ब्लू व्हेल। यहाँ नीली व्हेल और आइसबर्ग, बर्फ के टीले हैं, एज बिग मतलब बड़े, जो कंट्रीज,
जो देशों के जितने बड़े हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। सबसे बड़ा वाला बेल्जियम के बराबर तक देखा गया है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन several 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। ऑस्ट्रल समर लाइट यानी ऑस्ट्रेलियाई गर्मी की रोशनी में 24 घंटे डेज दिन गो ऑन एंड ऑन चलते ही चले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई गर्मी की रोशनी में 24 घंटे दिन चलते ही चले जाते हैं, अर्थात समाप्त ही नहीं होते। एंड अनबीटन साइलेंस, और एक अनबीटन साइलेंस होती है, एक सर्वव्यापी सन्नाटा होता है जो केवल तब टूटता है जब कोई बर्फ़ की नदी बह चलती है, या फिर कोई बर्फ़ की चट्टान टूट जाती है, या फिर कोई बर्फ़ की चट्टान टूटकर इस स्थान को पवित्र कर देती है। इट्स एन इमर्शन, यहाँ एक इमर्शन है, ये एक धर्म दीक्षा है जो आपको विवश कर देती है कि आप पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें। एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों के लिए द प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान इजंट गुड, सही नहीं है, या फिर मानवों के लिए पूर्वानुमान अच्छी नहीं है। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मानवों के लिए मानव के रोग की दिशा और परिणाम की भविष्यवाणी करना इजंट गुड, अच्छा नहीं है। इसके आगे ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन मतलब मानवीय, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। तो मानवीय प्रभाव यानी पृथ्वी पर मानवों का क्या प्रभाव पड़ा, अब इसके आगे पढ़ना है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन मतलब मानवीय या फिर मानव, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो मानव सभ्यता हैव बीन अराउंड, यहाँ पर है, फॉर अ पैल्ट्री, मात्र 12,000 ईयर्स, 12,000 सालों से। तो मानव सभ्यता यहाँ पर पैल्ट्री 12,000 ईयर्स, मात्र 12,000 वर्षों से है। अराउंड मतलब हम इस धरती पर हैं, ठीक है। तो मानव सभ्यता, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ के बता रहा हूँ ताकि डाउट ना हो। तो मानव सभ्यता यहाँ पर मात्र 12,000 वर्षों से है। बैरली अ फ्यू सेकेंड्स, जो मात्र कुछ सेकेंड हैं, या फिर ये मात्र कुछ सेकेंड हैं ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। जियोलॉजिकल, जूलॉजिकल मतलब होता है भूगर्भीय, क्लॉक मतलब होता है घड़ी। तो जियोलॉजिकल क्लॉक मतलब होता है भूगर्भीय घड़ी में बेरली अ फ्यू सेकेंड्स, ये मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं। अब जियोलॉजिकल क्लॉक, भूगर्भीय घड़ी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने इतिहास के अध्यापक से एक बार चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। तो किसी भी अध्यापक से पूछ लो जो इतिहास पढ़ाता हो, तो वो क्लियर कर देगा, या फिर आपके फ़ोन में वर्ल्ड क्लॉक होगी, उससे आप समझ सकते हैं। चलिए, जियोलॉजिकल क्लॉक बेरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन, तो भूगर्भीय घड़ी में ये मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं। इन दैट शॉर्ट, इस छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम, समय में, या फिर इस छोटे से कालखंड में, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम समय, शॉर्ट मतलब छोटा, तो इस छोटे से समय में या फिर इस छोटे से कालखंड में, ठीक है, वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकर्स। वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकर्स, इस लाइन का सीधा सीधा मतलब होगा कि वी हैव, हमने, मैनेज टू क्रिएट, मचा रखी है, क्वाइट अ रकर्स, उथल पुथल। तो हमने काफ़ी उथल पुथल मचा रखी है, ठीक है। तो इस छोटे से कालखंड में, या फिर इस छोटे से समय सीमा में, या फिर इस थोड़े से समय सीमा में, या फिर इस थोड़े से समय में, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, सबका मतलब एक ही है। कई तरह से पढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से याद हो जाए वो समझो। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि बस ये चैप्टर याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वो वर्ड हैं जो आपने कभी कभी सुनते हैं, आप मतलब रेगुलर यूज ही नहीं करते। तो डरना मत। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस छोटे से कालखंड में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकर्स, हमने काफ़ी उथल पुथल मचा रखी है। ईचिंग आवर डोमिनेंस, हमने अपना डोमिनेंस जमा रखा है, हमने अपना अधिकार जमा रखा है, और नेचर, प्रकृति पर हमने अपना अधिकार जमा रखा है। विथ आवर विलेजेस, गांव का निर्माण करके, टाउन्स कस्बों का निर्माण करके, सिटीज़ नगरों का निर्माण करके, मेगा सिटीज़ और महानगरों का निर्माण करके, ठीक है।
तो गांव बसा दिए तो उसका कोई नाम रख दिया, टाउन बसा दिया तो उसका कुछ नाम रख दिया, सिटी बसा दी जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद तो एक तरह से महानगर है, चलो तो सिटीज़ बसा दी तो उसका नाम रख दिया मुंबई, एक महानगर है तो मुंबई जैसा महानगर है। तो ये सब कुछ बसा के उनका नाम दे दिया, एक क्षेत्र को एक नाम से नामकृत कर दिया, उसका नाम रख दिया और बोला कि ये स्थान एक प्लेस है जो हमारे अधिकार में आता है, जो महाराष्ट्र सरकार के अधिकार में आता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार में आता है, जो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार में आता है। तो हमने अपना अधिकार जमाया है ना कि ऐसा है, रीवा जो है ना ये मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार में आता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का अधिकार है और हमारे इलाहाबाद पर उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकार है, मुंबई पर महाराष्ट्र सरकार का अधिकार है। तो सबने अपना अपना अधिकार जमा रखा है ना। तो हम कहाँ पर अधिकार जमा रहे हैं? प्रकृति पर। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि हमने अपना अधिकार जमा रखा है प्रकृति पर। तो प्रकृति पर हमने अपना अधिकार जमा रखा है, गाँवों का निर्माण करके, टाउन्स कस्बों का निर्माण करके, सिटीज़ नगरों का निर्माण करके और महानगरों का निर्माण करके। द रैपिड इंक्रीज मतलब लगातार बढ़ती ऑफ ह्यूमन मानव पॉपुलेशन जनसंख्या। तो मानवों की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की वजह से हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, हमें युद्ध करना पड़ रहा है विथ अदर स्पीसीज, दूसरे प्राणियों से या दूसरी प्रजातियों से। मानव एक प्रजाति है, बाघ एक अलग प्रजाति है, शेर अलग प्रजाति है, हाथी अलग प्रजाति है, तो ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं। तो दूसरी प्रजातियों से हमको युद्ध करना पड़ रहा है। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड सीमित रिसोर्सेज साधनों के लिए, जैसे कि ज़मीन सीमित है, जंगल सीमित है, इंसान क्या कर रहा है? जंगल काट के घर बना रहा है, खेत बना रहा है, तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? वो क्षेत्र तो उनका है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? जानवरों से युद्ध कर रहे हैं, उनको खदेड़ कर भगा रहे हैं जंगल से और वहाँ पर खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, पेड़ों को काट कर कागज़ बना रहे हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं ना हम। तो हम दूसरे प्रजातियों से युद्ध कर रहे हैं। दूसरी प्रजातियां हमारी वजह से संकट में हैं। आप देखिए कितनी सारी प्रजातियां लुप्त हो गई। गूगल पर सर्च कीजिए आप कि कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई जानवरों की, तो गूगल पे आपको दिखाएगा। और मानवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो मानवों की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की वजह से हमें दूसरी प्रजातियों से सीमित संसाधनों के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। एंड अनइमिटेटेड बर्निंग, और लगातार जलने की वजह से ऑफ फसिल फ्यूल, खनिज तेलों के, और खनिज तेलों के लगातार जलने की वजह से, खनिज तेल जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब, तो खनिज तेलों के लगातार जलने की वजह से हैज़ नाउ, अब क्रिएटेड, बन गई है अ ब्लैंकेट, एक चादर। तो खनिज तेलों के लगातार जलने की वजह से अब एक चादर बन गई है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की, अराउंड द वर्ल्ड, पृथ्वी के चारों ओर। और खनिज तेलों के लगातार जलने की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बन गई है। विच, जो स्लोली, जो धीरे धीरे, बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इंक्रीजिंग, बढ़ा रही है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल मतलब पृथ्वी के, एवरेज मतलब औसत, टेम्परेचर मतलब ताप को या फिर तापक्रम को। पृथ्वी के औसत तापक्रम को बढ़ा रही है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि औसत तापक्रम क्या है। औसत का मतलब जैसे आपका जो तापमान है वो मान लीजिए, जैसे कह सकते हैं कि हम खाना बना रहे हैं तो उसका तापमान मान लो कि बस 100 डिग्री होना चाहिए, ना 100 से ऊपर ना 100 से नीचे। 100 से नीचे होगा तो खाना नहीं बनेगा ठीक से, 100 से ऊपर हो जाएगा तो खाना जल जाएगा। तो खाने को ठीक से रखने के लिए 100 चाहिए। तो मान लो कि मानव को ज़िंदा रहने के लिए धरती पर 40 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अब 40 से नीचे होगा तो ठंडी पड़ने लगेगी, 0 हो जाए या फिर -40 हो जाए तब तो जम जाएंगे सब। तो -40 हो जाए तो भी जीवन कठिन हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि 40 से बढ़ के डायरेक्ट 100 पर पहुंच जाए तो आधे से ज़्यादा तो आग लग जाएगी। 200 पर पहुंच जाए तापक्रम धरती का, तो सोचो चारों तरफ इतनी गर्मी कि कहीं ट्रक जल जाएगा, कहीं पर पेड़ जल जाएंगे, कहीं पर घर जल जाएंगे, और कहीं बढ़ करके 1000 तक पहुंच गया ना तो आग लग जाएगी। आग के सिवाय कुछ दिखेगा नहीं।
तो ये होता है औसत तापक्रम। ठीक है, उसको जो औसतन होना चाहिए यानी उसको 40 पर होना चाहिए, तो 40 से ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, थोड़ा बहुत चलेगा, 42, 43, 45 ठीक है, और इधर कम भी हो रहा है तो 30, 35, 32 ठीक है, 30 है ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उससे कम होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। तो वैसे एक सीमा होती है, औसत मतलब एक सीमा, 10 से लेकर 20 तक, ठीक है, 20 से लेकर 50 तक, तो एक सीमा। अब क्लियर है ना, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। बार बार बच्चे क्लास में पूछते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत छोटी चीज़ पढ़ा रहे हैं। मेरे पढ़ाने का हमेशा केवल एक तरीका होता है, मैं वैसे पढ़ाता हूँ जैसे मैं चाहता था कि अगर मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई होती। मैं ये ध्यान नहीं देता कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं केवल एक चीज़ ध्यान में रख कर पढ़ाता हूँ कि आप पढ़ रहे हो और जब आपने मेरा लेक्चर देख लिया तो फिर आपको कहीं पर कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो मानव सभ्यता यहाँ पर मात्र 12,000 वर्षों से है, जो कि भूगर्भीय घड़ी में मात्र कुछ सेकंड जितना है। और इस छोटे से कालखंड में या फिर इस छोटी सी समय सीमा में हमने काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा दी है और हमने प्रकृति पर अपना अधिकार जमा लिया है, गांवों का निर्माण करके, कस्बों का निर्माण करके, नगरों का निर्माण करके और महानगरों का निर्माण करके। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि हमने गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों का निर्माण करके प्रकृति पर अपना अधिकार जमा लिया है। और लगातार मानवों की लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से हमें दूसरी प्रजातियों से युद्ध करना पड़ रहा है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधनों की वजह से, सीमित साधनों के लिए, फॉर लगा है ना तो के लिए, तो सीमित साधनों के लिए। तो मानव की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की वजह से हमें सीमित साधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ रहा है। और फॉसिल फ्यूल, खनिज तेलों के लगातार जलने की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बन गई है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत तापक्रम को इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। चलिए यहाँ से अब इसके आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर का एक उद्देश्य ये भी है कि आप जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ सकें। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने इन चीज़ों पर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं है, तो ये एकाएक आपके सामने आ गई हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया हो, न्यूज़ वगैरह में देखा हो कि जलवायु परिवर्तन से क्या प्रॉब्लम होगी, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, लेकिन आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इस चीज़ पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो डरना मत, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ना। जो लोग पहली बार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, अब करें क्लाइमेट चेंज का मतलब यहाँ पे है मौसम परिवर्तन से। तो मौसम का परिवर्तन, आपने देखा होगा कि आजकल एकाएक बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ गई है, मौसम में भी थोड़ा परिवर्तन हो गया है। ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर 45-50 डिग्री तक चला जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है? ये जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, तो क्लाइमेट चेंज, मौसम का परिवर्तन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, हॉटली मतलब होता है ज्वलंत मतलब महत्वपूर्ण, कंटेस्ट इन्वायरमेंटल डिबेट, पर्यावरणीय, इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय, डिबेट मतलब बहस, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की। तो मौसम का परिवर्तन हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज्वलंत एनवायरमेंटल डिबेट पर्यावरणीय बहस है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? तो क्लाइमेट चेंज, मौसम का परिवर्तन, मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम होता होगा इन चीज़ों में, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों पर।
आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी इसी में बिजी रहे और जो समय मिला वो खेलने में और दोस्तों के साथ घूमने में आपने व्यतीत किया। क्लाइमेट चेंज की ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये पहली बार आपको मिल रहा है, इसलिए ध्यान देना कि क्लाइमेट चेंज जो ये मौसम का परिवर्तन है, मौसम का परिवर्तन ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का या फिर हमारे समय की वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्ट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय डिबेट बहस है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली। अब इस जो बहस होती है ना पर्यावरण की, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें 2 प्रश्न यहाँ पर मेंशन किए इन्होंने, 2 प्रश्न इन्होंने बताए हैं कि विल द वेस्ट, क्या वेस्ट अंटार्कटिक, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट, बर्फ की चादर, मेल्ट इंटायरली मतलब पूरी की पूरी मेल्ट, पिघल जाएगी। तो क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पूरी पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड। विल क्या द गल्फ स्ट्रीम ओशियन, गल्फ स्ट्रीम ओशियन मतलब होता है महासागर। गल्फ स्ट्रीम एक महासागर का नाम है, जैसे हिंद महासागर वैसे ही गल्फ स्ट्रीम गल्फ महासागर। गल्फ महासागर के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख गर्म पानी का महासागर है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम ओशियन, तो क्या गल्फ स्ट्रीम महासागर की करंट मतलब धारा, तो क्या गल्फ स्ट्रीम महासागर की धारा बी डिस्टर्बेड, बाधित होगी? क्या गल्फ स्ट्रीम महासागर की धारा बाधित होगी? एक बार रिवीजन कर लो शुरू से, क्योंकि मैं इसमें दोबारा नहीं लौटूंगा। देखो, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंस्टेंट इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। दोबारा नहीं लौटूंगा क्योंकि इसके बाद आधा उस तरफ है, तो आधा इधर आधा उधर करने में प्रॉब्लम होती है, यहीं से रिवीजन कर लो। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्ट इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। तो मौसम का परिवर्तन हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बहस है, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मौसम का परिवर्तन हमारे समय की सबसे अधिक हॉटली ज्वलंत पर्यावरणीय बहस है। ठीक है, जैसे याद हो जाए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वलंत का तात्पर्य यह है कि प्रमुख है। किसी के घर में आग लगी है तो दौड़ के जाओगे ना बुझाने, ये प्रमुख बात है। मुख्य बात यही है कि उसकी आग बुझानी है। क्लियर है? उसके घर की आग बुझाना ये महत्वपूर्ण है। तो ज्वलंत बोला गया यहाँ पे इसीलिए कि किसी के घर में आग लग गई तो सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय वही है कि आप उसके घर की आग बुझाओ, ना कि पढ़ना ज़रूरी है, ना कि ऑफिस जाना ज़रूरी है, ना कि खेलना ज़रूरी है, बल्कि हेल्प करो और उस घर की आग बुझाओ। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे ज्वलंत लिखा गया है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पूरी तरह से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड, क्या गल्फ स्ट्रीम महासागर की धारा बाधित होगी? विल इट बी द एंड, क्या ये अंत होगा ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, एज वी नो इट, जैसा हम इसे जानते हैं? क्या यहाँ संसार का अंत होगा जैसा हम इसे जानते हैं? मे बी, शायद हाँ, मे बी नॉट, शायद नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं। ईदर वे, दोनों स्थितियों में। अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट, अंटार्कटिका एक प्रमुख भाग है इन दिस डिबेट, इस बहस का। मे बी, शायद हाँ, मे बी नॉट, शायद नहीं। ईदर वे, दोनों तरह से अंटार्कटिका इस बहस का एक महत्वपूर्ण भाग है। नॉट जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं क्योंकि, नॉट जस्ट केवल इसलिए नहीं, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ द ओनली प्लेस, कि यह केवल ओनली प्लेस, केवल एक ऐसा स्थान है। तो इसलिए नहीं क्योंकि यह केवल एक ऐसा स्थान है इन द वर्ल्ड, संसार में, क्योंकि यह संसार में केवल एक ऐसा स्थान है विच हैज़ नेवर सुटेंड, जहाँ पर कभी नहीं बसा अ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव सभ्यता, जहाँ पर मानव सभ्यता कभी नहीं रही है या फिर कभी नहीं बसी है। ठीक है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, रिमेन्स, इसने बचा कर रखा है, रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन हीज रिस्पेक्ट, अपने रिस्पेक्ट, अपने गौरव को
रिलेटिवली प्रिस्टाइन मतलब मूल गौरव को, इसलिए इसने अपने मूल गौरव को संभाल कर रखा है या फिर बचा कर रखा है। अब ये मूल गौरव को बचाने से क्या तात्पर्य है? इंसान जहाँ भी जाता है, इंसान के पीछे पीछे बर्बादी जाती है। जैसे अगर किसी इंसान को ले जाकर जंगल में बसा दो तो धीरे धीरे वो इंसान पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा, पूरे जंगल के पेड़ों को काट डालेगा और वहाँ की पूरी ज़मीन को हड़प कर वहाँ पर खेती करने लगेगा, अपने बच्चों के लिए घर बना देगा, यानी उस पूरे के पूरे जंगल को ही नष्ट कर देगा। इंसान को शहर में बसा दो, वहाँ पे इतनी गंदगी करेगा कि वो सारी गंदगी बह करके समुद्र में जाएगी और समुद्र के जीव जंतु उस गंदगी को खाकर मर जाएंगे। कितनी सारी गाय भैंस मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा फैलाए गए कचड़े की प्लास्टिक को निगल लेती हैं और उनका पेट में जाकर वो प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो मनुष्य के पीछे पीछे विनाश चलता है। मनुष्य जहाँ जाएगा वो नष्ट कर देगा उस चीज़ के महत्व को। तो मनुष्य अंटार्कटिका पर जाकर नहीं बच सका है, इसलिए अंटार्कटिका अपने महत्व को अभी भी संजोए हुए है। अंटार्कटिका का जो मूल महत्व है ना, वो अभी भी बचा हुआ है। समझ गए? चलो, अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इस बहस में अंटार्कटिका एक मुख्य भाग है, या फिर इस बहस में अंटार्कटिका एक प्रमुख भाग है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस बहस में अंटार्कटिका एक प्रमुख भाग है। थोड़ा सा मैं लेक्चर देने लगा था ना, वो सब उस पर इस वजह से ध्यान हट गया। चलो, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि केवल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पृथ्वी संसार में केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर मानव सभ्यता अभी तक नहीं बच सकी है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए रिमेन्स रिलेटिवली इन हिज रिस्पेक्ट, इसीलिए रिमेन्स इसने बचा कर रखा है, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से अपने मूल गौरव को। ठीक है, और इसीलिए इसने तुलनात्मक रूप से अपने मूल गौरव को बचाए हुए है या फिर अस्थाई बनाए हुए है। जैसा याद हो जाए बोल सकते हो, लड़ना मत इस चैप्टर से। तो अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट। इस बहस में अंटार्कटिका एक प्रमुख भाग है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि संसार में यह केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मानव सभ्यता कभी भी नहीं बसी है। देयरफॉर, इसीलिए इसने तुलनात्मक रूप से अपने मूल गौरव को बनाए हुए रखा है या फिर बचाए हुए रखा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात ये है, मैं इसके आगे थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा दूं। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि इसके आगे फिर अगले पेज पर चलना होगा। तो छोटा कर लो, यहाँ से यहाँ पर भी छोटा कर लो, सिर्फ इतना समझो, मे बी नॉट ईदर वे। तो मे बी शायद हाँ, मे बी नॉट शायद नहीं, ईदर वे दोनों प्रकार से। तो मे बी नॉट, मे बी शायद हाँ, मे बी नॉट शायद नहीं, ईदर वे दोनों प्रकार से। तो शायद हाँ शायद नहीं, दोनों प्रकार से या फिर दोनों स्थितियों में अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इस बहस में अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इस बहस में अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण भाग है। नॉट जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं क्योंकि इट इज़ द ओनली प्लेस, ये केवल एक ऐसा स्थान है इन द वर्ल्ड, इस संसार में, क्योंकि इस संसार में ये केवल एक ऐसा स्थान है विच हैज़ नेवर, जहाँ पर कभी भी नहीं सस्टेन्ड बसा है अ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव सभ्यता, जहाँ पर मानव सभ्यता कभी भी नहीं बसी है, नेवर सस्टेन्ड, कभी भी नहीं बसी है, जहाँ पर मानव सभ्यता कभी भी नहीं बसी या फिर जहाँ पर मानव जात नहीं रही है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट, और इसीलिए इसने तुलनात्मक रूप से अपने मूल गौरव को बनाए रखा है। ठीक है,
इन दिस रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब गौरव, बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात ये है, इतना छोटा सा है लेकिन इसकी बड़ी हिंदी है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि बिकॉज, क्योंकि इट होल्ड्स, इसने छुपा कर रखा है, इन इट्स आइस, अपनी बर्फ़ की, क्योंकि इसने छुपा कर रखा है अपनी बर्फ़ की कोर्स, यहाँ पर कोर्स है, हिम, आइस कोर का मतलब होता है हिम तत्व यानी बर्फ़, ठीक है। तो इसने अपनी बर्फ़ में 500,000 ईयर्स ओल्ड, 500,000 पहले समझो, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 500,000 मतलब 5 लाख, 10 का आधा 5 ही तो होगा, 10/2, तो 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड, छुपा हुआ है, क्योंकि इसकी बर्फ़ में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड छुपा हुआ है इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी बर्फ़ की चादर में। तो अब चाहे आगे बर्फ़ बोलो या ना बोलो, अब सीधा बोल सकते हो, ये देखो आइस कोर है ना उस तरफ, आइस कोर मतलब हिम तत्व, ठीक है। तो इससे सीधा मतलब आप बोल सकते हो बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि इसकी बर्फ़ में, यहाँ पे आगे भी है बर्फ़ की चादर में, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्योंकि इसकी बर्फ़ की चादर में, आगे वाला पूरा साइलेंट कर दो क्योंकि 2 बार एक ही वर्ड बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि इसकी बर्फ़ की चादर में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड छुपा पड़ा है। क्लियर हो गया। लेयर मतलब होता है परत, मैंने चादर बोल दिया शायद गलती से, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, बट अगर परत बोला है तो ठीक है, नहीं तो अगर चादर बोला है तो इसकी हिंदी होती है परत, क्योंकि इसकी बर्फ़ की परत में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड, फंसा हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख वर्ष पुराना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि इसकी बर्फ़ की परत में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड, फंसा है। इफ़ वी, यदि हम, वांट टू स्टडी, यदि हम पढ़ना चाहते हैं, एंड एग्जामिन, और जांचना चाहते हैं, तो पढ़ना और जांचना सीधा सीधा बोल दो कि इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, स्टडी एंड एग्जामिन, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो स्टडी एंड एग्जामिन को आप सीधा सीधा बोलेंगे अध्ययन करना। तो इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, स्टडी मतलब होता है पढ़ना, एग्जामिन मतलब जांच पड़ताल करना, जैसे एग्ज़ाम होता है, परीक्षा ली जाती है, तो दूसरे आपको जांचते हैं ना कि आप में कितनी क्वालिटी है, आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, तो वही चीज़ एग्जामिन। तो स्टडी एंड एग्जामिन का सीधा सीधा मतलब बोलेंगे कि अध्ययन करना। तो इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, द अर्थ, पृथ्वी के, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है का की के, पृथ्वी के पास्ट, भूतकाल की, प्रेजेंट वर्तमान की, एंड फ्यूचर और भविष्य की। तो यदि हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका वो स्थान है, प्लेस टू गो, जहां हमें जाना होगा। तो अंटार्कटिका वही स्थान है, या फिर अंटार्कटिका वह स्थान है जहां हमें जाना पड़ेगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत नए हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से लड़खड़ा जाएं। यह चैप्टर डिज़र्व करता है कि पार्ट 3 इसके लिए बनाया जाए, ताकि आपको आज जितना पढ़ाया है और पुराने लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर में जितना पढ़ाया उतना आप कवर कर लें, एक बार खुद से पढ़ लें, और फिर नए लेक्चर में, यानी इसके 3rd पार्ट में आप इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। डरना मत, बुधवार को या फिर बृहस्पतिवार को मैं इसका 3rd पार्ट अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बीच में मैं थोड़े से काम की वजह से बिजी हो गया था, इसलिए लेक्चर्स रेगुलर नहीं हो पाए थे 12th के। मैं बुधवार को या बृहस्पतिवार को इसका 3rd पार्ट अपलोड कर दूंगा। एक बार इसको इतना पढ़ लेना जितना मैंने पढ़ा दिया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आ जाए, मेरा केवल इतना उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वीडियो कितना लंबा बनाऊँ मैं, और ना ही मेरा उद्देश्य ये है कि वीडियो को कई पार्ट में बनाऊँ। मैं एक पार्ट में नहीं बना रहा, क्योंकि अगर मैंने एक पार्ट में बना दिया तो आप एक ही पार्ट में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसके वर्ड्स को आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो। चलो यहाँ तक पढ़ लेना, और नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इसके 3rd पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए लेक्चर में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।